नमस्कार। एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में सभी लोगों का स्वागत है। पूरा विश्व वर्तमान की घटनाओं से एक नई तरह की बहस में जो है लगा हुआ है। पूरे विश्व में प्रत्येक देश अपने सुरक्षा सामर्थ्य, साथ में जो है अपने राजनीतिक संबंध, अन्य देशों के साथ में व्यापारिक या फिर जो है सांस्कृतिक संबंध, इन तमाम विषयों को आजकल आंकलन कर रहा है। भारत जैसा देश जिसके जो है सभी देशों के साथ में बेहतर संबंध है, चाहे हम इजराइल की बात करें, चाहे हम ईरान की बात करें, चाहे हम यूक्रेन की बात करें, रूस की बात करें। और इन तमाम घटनाओं के बीच में ईरान में जो एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है और यह युद्ध किस तरफ जाएगा, इस पर एक सामान्य चर्चा कर रहे हैं। पहला विषय यह है कि ईरान पर वर्तमान आक्रमण का औचित्य क्या था। तो निश्चित रूप से इस बात से सभी वाकिफ हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन करना चाहता था अमेरिका और इजराइल। इसके अलावा जो पश्चिम एशिया के जो 7-8 देश हैं, वो भी जो है कहीं ना कहीं ईरान की सत्ता से, उसके प्रभुत्व से और उसके तौर तरीकों से बहुत खुश नहीं थे। और वो भी जो है उस सत्ता परिवर्तन का एक भाव लेकर के जो है इस पूरे माहौल का हिस्सा बनते हैं। अब विषय यह है कि ईरान में जो सत्ता परिवर्तन का तरीका इजराइल और अमेरिका और बाकी पश्चिम एशिया के देशों के द्वारा किया गया, वो कितना बेहतर है और क्या इसके द्वारा ऐसा संभव हो सकता है। तो इसमें एक सामान्य अवधारणा हम इस तरह से ले सकते हैं कि ईरान जैसे इस्लामी गणराज्य के अंदर अगर सत्ता परिवर्तन करना है, तो वो सत्ता परिवर्तन किसी एक सर्वोच्च नेता को मार करके या फिर कुछ परमाणु ठिकानों पर परमाणु ध्वस्त करके नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसके लिए एक चरणबद्ध प्रक्रिया की आवश्यकता है। साथ में देश के लोगों को उसके अंदर शामिल करना पड़ेगा, उनको उसके लिए प्रेरित करना पड़ेगा। बाहरी दबाव में प्रतिरोध जो होगा वो उस तरह से नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रयास है ये कितना सार्थक होगा, ये तो भविष्य निर्धारित करेगा। परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य और ईरान की व्यवस्था इस पूरी स्थिति के लिए जो है अनुकूल नहीं लगती है कि ये सत्ता परिवर्तन इस तरह से यहाँ संभव हो सकता है। इजराइल और अमेरिका ने साझा आक्रमण जो है ईरान के ऊपर किया है और उस आक्रमण में जो है ईरान के शीर्ष नेता अयातुल्ला अली खेमनई की मौत हो जाती है। अमेरिका और इजराइल के दावे हैं कि कोई कह रहा है कि 48 जो है प्रमुख या शीर्ष अधिकारी भी मारे गए हैं। इसी तरह का जो है दावा इजराइल के द्वारा भी किया गया है। अब इसमें विषय ये है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार कह रहे हैं कि जो है वहां पर सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, वो सत्ता जो है तानाशाही है, क्रूर तानाशाही वाली जो है सत्ता रही है। परंतु अगर हम इसका आंकलन करेंगे तो एक लंबा चौड़ा राजनीतिक गुणा भाग इसके पीछे हमें दिखता है। और इस राजनीतिक गुणा भाग में इजराइल की जो प्रमुख चिंता है वो अपनी सुरक्षा चिंताएं हैं, जिसमें उनका मानना ये हो सकता है कि अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल कर लेता है तो फिर इजराइल के लिए जो है बहुत बड़ी सुरक्षा चुनौती वहां उत्पन्न हो जाएगी और वो हर हाल में उस चुनौती को ध्वस्त करना चाहते हैं। और ये विषय पिछले 40 सालों से बना पड़ा है। तो उसको जो है ये शायद जो है सबसे बेहतर लगा कि इस सत्ता व्यवस्था में जो प्रमुख व्यक्ति है जिसके कारण ये स्थिति बनी हुई है, वो जो है वहां के सर्वोच्च नेता, इसलिए सबसे पहला आक्रमण उन्हीं को जो है मारने के लिए किया गया। अमेरिका का जो विषय है वो निश्चित रूप से दूसरा होगा
क्योंकि वो अपना पश्चिम एशिया में अपना विस्तार चाहता है। ऊर्जा राजनीति एक महत्वपूर्ण दौर में चल रही है। जैसे हम वेनेजुएला का विषय देख रहे हैं, इराक का विषय देख रहे हैं, अब जो है ईरान का विषय देख रहे हैं। तो अमेरिका का विषय एक अलग ढंग का है। हम अमेरिका के राष्ट्रपति के इस प्रकार के निरंतर जो आक्रमण है उनको हम वहां के डोनरो सिद्धांत के साथ में रिलेट कर सकते हैं, जब अमेरिका अपना व्यापक विस्तार करना चाहता है। और इसकी शुरुआत उसने साल में वेनेजुएला पर तख्ता पलट के कर दी। उसके बाद जो है ग्रीनलैंड पर उसने अपना दावा किया या फिर वहां के लिए अपनी कड़ी रणनीति बनाई। तो अमेरिका का एजेंडा साफ दिखता है कि वो क्या चाह रहा है। डोनरो सिद्धांत के अंतर्गत वो अपना विस्तार चाह रहा है। कहीं से वो ऊर्जा जरूरतें, कहीं से जो है सपोर्ट सिस्टम, कहीं पर अपने जो है सेना के जो है सेंटर्स, ये तमाम चीजें हैं। इन तमाम चीजों का अगर हम आकलन करें और ईरान का इतिहास देखें, तो क्या ईरान का इतिहास इस चीज का समर्थन करता है, या फिर ईरान को छोड़ के जो बाकी जगहों पर हुआ है? तो विश्व में ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं कि जहां पर समाज, वहां की सेना और वहां की राजसत्ता की गहरी जड़ें हों। वहां पर बाहर से दबाव करके, बाहर से आक्रमण करके सर्वोच्च नेता को मार देना या वहां के कुछ प्रतिष्ठानों को ध्वस्त करने से सत्ता परिवर्तन हासिल नहीं हो सकता है, ऐसा इतिहास हमें पूरा बताता है। क्योंकि ईरान का सर्वोच्च नेता तानाशाह नहीं था, बल्कि वो एक व्यवस्था के अंतर्गत चुने हुए व्यक्ति होते हैं। और इस तरह से चुने हुए व्यक्ति का एक का मर जाने से पूरे संस्थान प्रतिष्ठान जो है बदल नहीं जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ईरान एक इस्लामी गणराज्य है, और इस इस्लामी गणराज्य में कोई एक व्यक्ति तानाशाह नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है तानाशाह? उसका कारण यह है कि जो ये सर्वोच्च नेता भी मारे गए हैं, ये खुद के बलबूते अकेले ऐसे नहीं बने हैं, बल्कि यहाँ पर इनको एक सैद्धांतिक वैधता मिली हुई है, एक हम कह सकते हैं कानूनी वैधता मिली हुई है। और इसके अंतर्गत जो है वहां पर कई सारी इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे वहां पे रेवोल्यूशनरी गार्ड है, जिसको हम जो है IRGC बोलते हैं। वसीज मलेशिया होता है, गार्जियन काउंसिल होती है, विशेषज्ञ सभा होती है, न्यायपालिका होती है, और विशाल धार्मिक और आर्थिक ट्रस्टों का एक पूरा जाल है। ये सब के सब इस सर्वोच्च नेता के चुनाव में, उसके संचालन में और उसके कार्यों को संचालित करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कोई तानाशाही वाला पद नहीं था। तो राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर ये सभी चीजें नियंत्रित करती हैं, न कि कोई एक व्यक्ति। यानी जैसे ईरान का परिप्रेक्ष्य है कि वहां का जो ये सर्वोच्च नेता मारे गए हैं, ये सब कुछ वहां नियंत्रित नहीं करते हैं, अर्थात ये तानाशाह जैसी स्थिति में नहीं है। यद्यपि इनके पास काफी शक्तियां होती हैं, जैसे जो है सेना इनके नियंत्रण में होती है, विदेशी मामले इनके नियंत्रण में होते हैं, सुरक्षा से संबंधित विषय इनके नियंत्रण में होते हैं। परंतु ये सब कुछ ये अकेले नहीं कर सकते हैं, ये तमाम यहाँ पर इनकी संस्थाएं हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान परिस्थितियां किस आकार में बनती जा रही है ईरान के परिप्रेक्ष्य में। इस जो सर्वोच्च नेता मारे गए हैं, क्या इसके बाद तुरंत सत्ता परिवर्तन हो जाना है? यहाँ पर नहीं हो जाना है। क्यों नहीं हो जाना है? क्योंकि वहां पर वो संस्थान सभी अभी जीवित हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो एक प्रमुख नेता के मारे जाने से वो संस्थान ध्वस्त नहीं हो जाएंगे, और उन संस्थानों में जो व्यक्ति हैं वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो पूरा एक गणराज्य जैसी व्यवस्था वहां पर है। अभी क्या संभावना है? संभावना सर्वोच्च नेता के मारे जाने के बाद प्रतीकात्मक रूप में कोई दूसरा धर्म गुरु वहां केंद्र में लग करके, जो सबसे महत्वपूर्ण बॉडी है रेवोल्यूशनरी गार्ड, वो अपने हाथ में वहां की कमान लेकर के आगे की कार्रवाई पर विस्तार कर सकती है। या फिर जो हम कह सकते हैं कि इस तरह से
मुल्ला राज, यानी जो अभी तक दिख रहा था सर्वोच्च नेता होने के, एक मुल्ला राज, उसकी जगह पे सैन्य राज शुरू हो सकता है, क्योंकि रेवोल्यूशनरी गार्ड एक सैनिक इकाई है। और ये जो व्यवस्थागत तानाशाही है, यानी व्यवस्था के हिसाब से जो बना हुआ है वो बनी रहेगी, तो सर्वोच्च नेता के मारे जाने से बदलाव नहीं आएगा। दूसरी संभावना क्या हो सकती है कि जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उसके भीतर अगर कुछ ऐसे मजहबी लोग हैं जो इस तरह की चीजों को जो है चाहते हैं कि जो व्यवस्था बनी हो लगातार चलते रहे, उनके बीच में अगर किसी प्रकार की खींचतान हो जाती है या संघर्ष हो जाता है, गुटिया संघर्ष हो जाता है, तो वैसे में जो है कि अस्थिरता आ सकती है। तीसरी स्थिति और क्या हो सकती है कि विद्रोह भी हो सकता है, जनता विद्रोह कर सकती है, जैसे जनवरी में अभी पीछे वहां पर हुआ था। और उसके कारण जो है कोई अगला अगला एक नया राजनीतिक समीकरण वहां पर बन सकता है, हालांकि ऐसा होने की संभावना काफी कम है। उसके अलावा जो है यहाँ पर अफरा तफरी की स्थिति भी बन सकती है, और ऐसा होगा नहीं क्योंकि ये संस्थाएं अभी भी यहाँ पर काम कर रही हैं और ये आगे भी इसका जो है संचालन नियंत्रण कर सकती है। तो फिर विषय क्या आ रहा है, ये जो हमले हुए हैं, जैसे अभी कुछ समय पहले वहां पर जो न्यूक्लियर साइट्स थी उनको ध्वस्त किया गया, या फिर अब जो है सुप्रीम लीडर मार दिया गया, इसके बाद यहाँ पर क्या आंतरिक राजनीतिक संरचना बदल सकती है या पूरी तरह से बदली जा सकती है, तो इसकी संभावना काफी कम है। अगर हम पिछले कई सारे ऐसे अमेरिका के प्रयासों का आकलन करें, तो उस प्रयास में लीबिया का एक उदाहरण है, जहां पर जो है उन्होंने इस तरह से हमले किए, सीमित हमले किए, हवाई हमले किए, और जमीन में बहुत ज्यादा दखल नहीं दिया, और लोकतांत्रिक व्यवस्था लीबिया में स्थापित कर दी। हालांकि वर्तमान में अगर हम लीबिया की स्थिति देखते हैं तो वो भी सफल होती हुई नहीं दिख रही है, तो लीबिया एकमात्र इसका एक उदाहरण है, बल्कि वो आज अव्यवस्था की स्थिति में आ गया है। तो ईरान इसके बिल्कुल उलट स्थिति में, और ईरान का जो हम आकलन करते हैं वो एक साधन संपन्न देश है, उसके पास जो है उसका युद्ध का अपना एक इतिहास है, और उसने जो है झुकना जो है बहुत स्वाभाविक रूप से स्वीकार नहीं किया है। तो निश्चित रूप से जब उसका सर्वोच्च नेता मारा गया है तो उसकी प्रतिक्रिया और अधिक हो सकती है। अगर हम ईरानी समाज का आकलन करें तो हम ये देख सकते हैं कि जब से जो है अयातुल्ला अली खेमनई का शासन, यानी 1979 वहां से शुरू होता है, तो वहां की एक बहुत बड़ी जनसंख्या, यानी लगभग 75% जनसंख्या इस इस्लामी गणराज्य का अनुभव इस तरह से करती है कि उनकी जो सामाजिक, उनकी जो सांस्कृतिक चीजें थी, उस चीज पर इस प्रशासन ने जो है एक प्रकार से प्रतिबंध लगाए, या उनको जो एक रूढ़िवादी स्थिति में ले गए, क्योंकि यही ईरान कभी खुले विचारों वाली स्थिति में था। परंतु जब से जो है इस प्रकार की शासन व्यवस्था शुरू हुई, ये वहां का समाज या वहां की लोग महसूस करते हैं, और इसीलिए समय समय पर विद्रोह भी हो रहे थे, विरोध भी हो रहे थे, और यही कारण है कि कुछ लोगों ने अयातुल्ला खेमनई के मृत्यु होने पर जो है खुशी भी जाहिर की है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये विषय इस तरह का है, परंतु इसमें एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी हुआ, क्योंकि ईरान का मतलब है कि एक बड़ी शिया मुस्लिम आबादी, वो जो है अमेरिका के इस तरह के प्रयास का विरोध भी करेंगे, या खेमनई के मरने के बाद जो भावनात्मक जो एक द्वेष है वो पनप सकता है, असंतोष हो सकता है, और उससे जो है समस्या अलग ढंग की जा सकती है। कुल मिलाकर हम ये देखें कि आर्थिक स्थितियों पर भी फर्क पड़ेगा, जैसे जो है हार्मोज स्ट्रेट में जो है ईरान ने तेल से जाने वाले जहाजों की आवाजाही पर पूरी तरह से जो है प्रतिबंध लगा दिया है, साथ में आसपास के तमाम देशों पे स्थिति खराब है।
इसके अलावा हम इस विषय को जो है अरब के अन्य देशों के साथ जोड़कर भी देख सकते हैं कि ये जो परिस्थिति बनी अचानक नहीं बनी है, बल्कि इसका एक लंबा दायरा रहा है। जैसे ईरान का जो प्रभाव बढ़ा पश्चिम एशिया में, उस प्रभाव से बहुत खुश नहीं थे अरब के अन्य देश, और शायद उनको ऐसी आशंका भी रही होगी कि ईरान के कारण पूरे पश्चिम एशिया में जो है अव्यवस्था आ सकती है, अस्थिरता आ सकती है, तेल के बाजार में हलचल पड़ सकती है, जो उनकी सबसे मूल बात है, जिसके बलबूते जो है अपने आप को जो है वो संचालित कर रहे हैं। या फिर जो है इराक सीरिया के बाद जो एक लंबा युद्ध इस जगह पर था। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिन्होंने ये परिस्थितियां उत्पन्न कर दी, और फिर विकल्प पर बात आती है कि क्या होना था, कैसे होना था। इसीलिए जो है पश्चिम एशिया के बहुत सारे देशों ने अमेरिका का इस ऑपरेशन में साथ दिया और वो इसका हिस्सा बने। अब विषय आता है कि विकल्प क्या है, क्या विकल्प है। क्या स्वतंत्र चुनाव कराया जा सकता है, जैसे वहां के पूर्व जो राजा रहे हैं और अभी जो है अमेरिका में है, और लगातार वो इस बात पर कर रहे हैं कि क्या वहां पर जो है चुनाव हो सकता है वो बेहतर प्रदर्शन कर भी लें अगर चुनाव लड़ते हैं, परंतु जमीनी स्तर पर क्या वो अपना अस्तित्व स्थापित कर पाएंगे, क्या उनके पास संगठन है। चुनाव लड़ने के लिए तो पूरी व्यवस्था चाहिए होता है, पूरी पार्टी चाहिए होती है, कार्यकर्ता चाहिए होते हैं, लंबा चौड़ा जो है तामझाम चाहिए, जो बरसों जिस पर खर्च होते हैं। इसीलिए जो है ईरान की स्थिति जो है एक अलग ढंग की स्थिति में है। तो ईरान में सत्ता परिवर्तन ये वास्तविक रूप से इस तरीके से हो पाएगा, एक मुखिया को मारने से या कुछ लोगों को मारने से, या फिर जो है वहां अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है। तो ये जो एक पूरी स्थिति है वो अलग ढंग से है। दूसरी बात, ईरान वेनेजुएला भी नहीं है, अर्थात वेनेजुएला बहुत अलग स्थिति का देश है और ईरान एक बहुत अलग स्थिति है। यहाँ पर जो शासन है, यहाँ पर जो सेना है, वो नियंत्रित अवस्था में है, और अभी यहाँ पर इस तरह का कोई न तो बहुत असहमति दिखती है ईरान में, न कोई विद्रोह के आसार दिखते हैं। इसका मतलब उसकी तमाम इंस्टीट्यूशंस जो है यूनाइटेड है। और ये हम इस चीज में महसूस कर सकते हैं कि खेमनई के स्थान पर जो है तुरंत जो है आंतरिक नेतृत्व ने घोषणा भी कर दी है कि कौन उनका अगला जो है कार्यवाहक मुखिया होगा। और इस तरह से जो है हम ये देखते हैं कि ये स्थिति वैसी नहीं है। ईरानी सेना जिस तरह से इजराइल को निशाना बना रही है, उसके अलावा जो है संयुक्त अरब अमीरात, कतर है, जॉर्डन है, ओमान है, बहरीन है, कुवैत है, सऊदी अरब अमीरात है, इन तमाम जगहों पर, इसके अलावा जो है अमेरिका के जो सैन्य अड्डे हैं उन पर, और इवन जो है कुछ नागरिक क्षेत्रों में भी जो है ईरान ने आक्रमण किए, अटैक्स किए हैं। और इन तमाम चीजों से लग रहा है कि ईरान आसानी से सरेंडर नहीं करने वाला है, रुकने वाला नहीं है, और इस पूरी चीज ने पश्चिमी एशिया की स्थिति बहुत गंभीर कर दी है। अगर हम भारत के बारे में बात करेंगे तो भारत समेत पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा, और चूंकि पश्चिम एशिया का मतलब है पूरे विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का केंद्र, और अगर वहां पर ईरानी सेना या जैसे हार्मुज स्ट्रेट को पूरा बंद कर दिया उन्होंने, या ये युद्ध लगातार बना रहता है, हालांकि ऐसा भी बहुत लंबे समय तक अकेला ईरान अमेरिका और इजराइल के जो है सैन्य अटैक्स को झेल पाएगा वो अलग विषय है। परंतु जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही हैं कि चाइना हो गया, रसिया हो गया, वो जो है इसका विरोध कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल के आक्रमण का। और इसका जो एक उदाहरण हमें पिछले दौर में देखने को मिला कि इतना छोटा सा देश, जिसके लिए भी यही आंकलन था कि यूक्रेन कुछ ही दिनों में, 4 5 10 दिन में जो है पूरी तरह से जो है नियंत्रण में होगा रूस के, वो यूक्रेन 4 साल से लड़ता हुआ स्थिति में आ रहा है। तो इसी प्रकार की स्थितियां यहां पर भी बन सकती हैं। अगर हम बात करेंगे जो सत्ता परिवर्तन की, यहाँ पर आज जरूरत
दिख रही है वो क्यों है। वैसे तो जो है अयातुल्ला खेमनई पिछले 40 वर्षों से सत्ता में काबिज है और उनका जो शासन का तरीका रहा है उसमें कुछ निरंकुशता भी दिखती है। कठोर मजहबी मान्यताएं थोपी गई हैं ईरान के लोगों पर और कई जगहों पर जो है लोगों के अधिकारों को रोका भी गया है। इसके अलावा उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अन्य रणनीतिक साधनों का भी इस्तेमाल किया, जिसके अंदर हिजबुल्लाह हो गया, हमास हो गया, हाउती हो गया, उन संगठनों को हर तरह से मदद की और इससे जो है इजराइल के लिए जो है समस्या पैदा हुई। ईरान अमेरिका के लिए भी जो है इन संगठनों ने जो है समस्या पैदा की। तो हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका ने जो ये किया है ये भी कोई लॉजिकल पार्ट नहीं है और हम ये कह सकते हैं कि ये अमेरिका की एक तरह की मनमानी है। और ऐसी स्थिति से में ईरानी सत्ता का जो परिवर्तन का मूल उद्देश्य था वो उद्देश्य कमजोर पड़ सकता है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ईरानी सत्ता ने परमाणु हथियार कार्यक्रम को लेकर कुछ चीजें, जैसे उन्हें भी आभास रहा होगा कि इस प्रकार का अटैक हो सकता है, तो वो हर हाल में जो है परमाणु हथियारों की तरफ बढ़ रहे थे और वही समस्या जो है इजराइल और अमेरिका के लिए भी जो है बड़ी होती जा रही थी। तो वो समस्या अपने चरम पे पहुंचे उससे पहले जो है इस प्रकार का ये आक्रमण हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ईरान का भविष्य क्या होगा, क्या संभावना है ईरान के भविष्य के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ईरान में जो मजहबी कट्टरता है वो निश्चित रूप से जो है उसमें बदलाव आना चाहिए। ईरान की एक एक बड़ा वर्ग भी शायद इस तरह की चीजों को चाहता है और इसीलिए वो उनके बाद देखने को मिल रहा है। और हम ये महसूस कर सकते हैं कि आधुनिक दौर में नागरिकों की स्वतंत्रताएं निश्चित रूप से होनी चाहिए, परंतु ये भी सुनिश्चित होना चाहिए पूरी विश्व व्यवस्था के अंतर्गत कि बदलाव कौन करेगा या बदलाव करने के लिए जो है कौन शक्ति शक्ति का तो जनता ही उस बदलाव के लिए जो है रहती है। और अगर कोई अन्य देश कोई अन्य संस्था किसी जगह पर बदलाव बेहतरी के लिए करना चाहती है तो वहीं के लोगों के माध्यम से उन आवाजों को उन चीजों को उठना चाहिए। कुल मिलाकर स्थिति गंभीर है। भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह बना रखा है और वो हमारे एक रणनीतिक हिस्सा है। उसके अलावा जो है ईरान ने बहुत बड़ी मात्रा में निवेश भारत के अंदर कर रखा है और इजराइल भी भारत का बहुत सन्निकट दोस्त है। और हम ये भी जानते हैं कि जो है प्रधानमंत्री की यात्रा के तुरंत बाद ही ये सारी स्थितियां पनप गई हैं। विश्व में अगर कोई देश अभी ईरान और इजराइल के बहुत क्लोज में से एक है तो भारत भी उसमें से एक है और डिप्लोमेटिक साधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पूरे आंकलन में हम ये समझते हैं कि विश्व की जो ये टर्मोइल वाली स्थिति है ऐसी स्थिति से बाहर आना आवश्यक है और इसीलिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव भी इस चीज का आह्वान कर रहे हैं कि अब ऐसी संस्था की जरूरत है यूएनओ की जगह पर जो वास्तव में काम कर सके और ऐसी विकट परिस्थितियों के समय पर पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके असल में बेहतर होने वाले साधनों और तरीकों के लिए प्रयास कर सके। तो ईरान, इजराइल, भारत, अमेरिका और तमाम अन्य देश इस पूरी स्थिति से काम कर रहे हैं। नेशन फर्स्ट की जो आज की नीति है वो बहुत ज्यादा दिख रही है। जैसे अमेरिका इतना बेचैन क्यों है, अमेरिका फर्स्ट, या इजराइल इजराइल फर्स्ट। भारत भी जो अपनी नीतियों में बदलाव कर रहा है, जैसे हमने 2017 में डी हाइफेनेशंस नीति को शुरू करा था और निर्धारित किया था कि एक देश के संबंधों के आधार पर हम दूसरे देश के साथ संबंधों को जो है निर्धारित नहीं करेंगे, बल्कि हर किसी के साथ जो है अपने स्वतंत्र जो है संबंधों को देख करके कार्य आगे बढ़ेगा। यही कारण है कि हमने इजराइल को उसके बाद जो है रिकॉग्नाइज और ज्यादा किया। आज की स्थिति में यह है कि भारत जो है
अपने संबंधों को प्रत्येक के साथ में जोड़ करके और उसके साथ में गुणा भाग करके निर्धारित कर रहा है। तो एक नई तरह की व्यवस्था विश्व में जो है चल रही है, भारत उसमें अग्रिम भूमिका में चल रहा है। कुल मिलाकर के एक ऐसी नई जियोपॉलिटिक्स पैदा हो गई है विश्व के अंदर, जब जो है नई संस्थाओं का, नए संबंधों का जो है आगाज होना स्वाभाविक है और हम सभी को इस चीज से अवगत रहना चाहिए। आगे भी इस तरह के विषय पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।